राधे राधे, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल RCTGT एकेडमी पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सीटेट की तैयारी और बीपीएससी की तैयारी एक साथ जो है कर रहे होंगे। ठीक, अगर आप सीटेट बीएड सेकेंड ईयर हो तो सीटेट और बीपीएससी आप कर सकते हो। लगभग अगस्त के पहले ही हो जाएगा और आपको तो जून में डिग्री मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पे डबल फायदे हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए या फिर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो बस एक बार खुद देखिए कि आप कहाँ हो और कंपटीशन मॉक लगा कर देखिए। ठीक है, मॉक लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हम यानी कि कितनी तैयारी आपने कर रखा है। अगर आप लगे रहोगे तो नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम ले लेगा, आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है। देख रहे हो सीटेट में कितने सारे फेल हो रहे हैं। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसी पहला सवाल कह रहा है, और ये वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, आपको जो है ऊपर हाईलाइटेड किया गया है, उससे रिलेटेड सवाल आपको नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 न्यूटन बल किसी वस्तु को बल की दिशा, अच्छा फोर्स एंड एनर्जी, आई थिंक आप लोग पढ़ रहे हो यानी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, ये तो क्लास क्या 8 में ही पढ़ लिए होंगे, फिर उसके बाद 9 में भी पढ़े होंगे। ये जो है आप पढ़ते ही रहे होंगे। तो इसमें आपको कहा गया होगा कि एनर्जी, इसमें कह रहा है कि न्यूटन, ये न्यूटन किसका हिस्सा यूनिट है, तो ये फोर्स का है। तो फोर्स कब लगता है बताइए। तो फोर्स मास इनटू, यानी कि जब किसी पे आप धक्के दे रहे हो, किसी वस्तु पे धक्के दे रहे हो, जब तक वो वस्तु डिस्प्लेस्ड नहीं होता है, वस्तु डिस्प्लेस्ड नहीं होता है, यानी कि वो कितने मीटर तक गया वो कार्य में शामिल नहीं होता है। अगर यानी कि 1 मीटर तक घसक गया, ठीक है, कोई वस्तु 1 मीटर तक दूरी तक तय किया, तो वो वस्तु जो है कार्य की अथी में आ जाता है। ठीक है, यानी कि आपको एक यहाँ पे देखिए, पहले ये जो है स्त्री यानी कि ये महिला किसी चीज वस्तु को खींच रही है। ठीक है, ठीक है, अब ये खींच रही है बक्सा, जितना वजन है ये क्या हो गया, इसका वजन वस्तु यानी कि वो बक्से का वजन हो गया। लेकिन कार्य वो अगर रखा हुआ है तो ये तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब इसको गति में आप लाकर और 2 मीटर 1 मीटर इसको जो है थोड़ा सा दूरी दे देते हो और अपने बल के साथ लगाते हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है। इसलिए वर्क को एक F इंटू एफ क्या हो जाएगा हमारा, इंटू डी क्या हो गया, यहाँ पे वस्तु की दूरी, कितनी दूरी पर आपने खींचा, कितनी दूरी तक आपने वस्तु को धक्का दिया, कितनी दूरी तक वस्तु को आप ले गए, और यहाँ पे ये क्या हो गया, कितनी फोर्स से आप ले गए। ठीक है, कितनी फोर्स से आप खींच रहे हो, कितना एनर्जी लग रहा है वस्तु, यानी कि जितना भारी रहेगा उतना एनर्जी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वस्तु कुछ हल्की है तो जितना वस्तु की वेट है उतना तो वस्तु को कार्य करने के लिए उतनी तो अपना पावर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपको जो है कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन, किसी दिशा में किसी यानी कि वस्तु को स्थिति में चेंज आना ही वर्क डन कहलाता है। बस यही कहा है। ठीक है, वर्क डन जो हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है वर्क डन, आपको MCQ सवाल में यानी कि स्टेटमेंट वाले सवाल में भी आपको पूछ सकता है कि वर्क डन क्या जीरो हो सकता है, तो हाँ जीरो हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहेगा कि ये निगेटिव में हो सकता है, तो हाँ ये निगेटिव में हो सकता है और ये पॉजिटिव में भी हो सकता है। डिपेंड कौची पर करता है, बिटवीन एंगल ऑफ फोर्स। जैसे एक कुली बक्से को लेकर माथे पर है तो वो एंगल पे डिपेंड करता है। आप आगे देखिएगा, इस पे जो जुड़ा सवाल है और कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम ये जो सवाल था पहला इस पे चलते हैं। यानी कि फोर्स हमारा कितना दिया हुआ है, फोर्स हमारा जो कि SI न्यूटन है, इकाई है, तो फोर्स हमारा 10 है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर हुआ। ठीक है, अब ये न्यूटन बल में है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा बताइए। ये जूल में वर्क क्या होता है, जूल में आता है। वर्क का SI यूनिट क्या होता है, वर्क तो जूल होता है। तो ये जूल में आपको लाना पड़ेगा, यानी कि वर्क बराबर वर्क डन बराबर F इंटू डी। तो F कितना है हमारा 10, D कितना हुआ 2, यानी कि 20 जूल हमारा कितना आ गया
आंसर 20 जूल। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। ठीक है भाइयों, इस तरह से आपको जो है बनाना था। अब अगला सवाल, ये तो सब बता दोगे ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो उससे पहले जो है ये आपको डेराइव्ड यूनिट्स बहुत सारे दिया गए हैं और जो कि बहुत सारे एग्जाम पे आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना फेस इधर कर लिए। अब एरिया का आपको पूछ दिया जाए तो स्क्वायर मीटर, स्पीड मीटर प्रति सेकंड, प्रेशर पास्कल, फोर्स न्यूटन, देखिए यहाँ पे था। ठीक है, एनर्जी जूल यहाँ पे था। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, पावर वाट होता है, वोल्टेज वोल्ट होता है, चार्ज क्या होता है? कूलम्ब होता है। और यहाँ पे आपको सैम्पल भी देखने को मिलेगा। अच्छा, अब ये जो है बेस यूनिट, इसको आप बेस यूनिट जैसे आपने जूल निकाला, ठीक है, तो इसको जे लिख दिया। अब बेस यूनिट में निकालने को बोलेगा तो आपको केजी, ये मास हो गया यानी कि वेट हो गया, मीटर स्क्वायर कितना उन्होंने डिस्प्लेस्ड किया डिस्टेंस, ये स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा जो होता है, आगे देखेंगे। ठीक है, ये बेस यूनिट्स भी निकालना सीखेंगे, जैसे मीटर प्रति सेकेंड कैसे निकालते हो, स्पीड ये मीटर पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब, स्क्वायर मीटर मीटर क्यूब, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बेस यूनिट में इस तरह से लिखा जाता है। आई बात समझ में? तो इसका ऐसा यूनिट वर्क का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, किनेटिक एनर्जी फॉर्मूला से अब आपको सवाल दिया गया है, तो किनेटिक एनर्जी आपको क्या पता है? सबसे पहले किनेटिक एनर्जी क्या होता है वो जानेंगे। तो किनेटिक एनर्जी यहाँ देखिए, किधर गया? हाँ, किनेटिक एनर्जी इज द ऑब्जेक्ट पोजेस ड्यू टू देयर मोशन, गति के कारण जो बदलाव ऑब्जेक्ट में आते हैं वो काइनेटिक एनर्जी कहलाते हैं। जैसे अभी तो ये बॉल स्टेशनरी है, मतलब बॉल रुकी हुई है, इसमें नो किनेटिक एनर्जी है। यदि खिलाड़ी आपको इस बॉल पे बैट से मारता है तो ये क्या होता है? बॉल मूव करता है, तो इसमें क्या आ गया है? अब किनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, अब जैसे ये खाली बंदूक है, खाली नहीं यानी कि बुलेट भरा हुआ है, लेकिन बुलेट इनसाइड द गन है, लेकिन अभी किनेटिक एनर्जी नहीं है। जब आप इसको फायर करते हो, ठीक है, तो बुलेट फायर्ड होता है तो इसमें क्या आ जाता है? किनेटिक एनर्जी आ जाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा आ जाता है। जैसे आप कहीं पे बचपन में सरकारी स्कूल में यहाँ पे ऐसे रहता था। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे इस सीढ़ी के द्वारा चढ़ते थे। ओके, यहाँ पे चढ़ गए, यहाँ पे जाते थे, यहाँ अभी तक आपको पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है आप में। जैसे ही इस पे बैठ के ऐसे करते सर नीचे, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता था? किनेटिक एनर्जी आ जाता था। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से जस्ट चेंज किया इन मोशन, गति में आया तो वो क्या हो जाता है? किनेटिक एनर्जी। और किनेटिक एनर्जी का एक भाड़ू भयंकर क्या होता है? फॉर्मूला होता है, जो कि हाफ mv² होता है। हाफ mv² होता है, जो कि हम थ्योरी में पढ़ेंगे कि किनेटिक एनर्जी से ये हाफ mv² क्यों निकला, कैसे निकला, ये थ्योरी में हम जब आपको वर्क एनर्जी एंड थ्योरम का क्लास ले रहे होंगे। ठीक है, आप यानी कि क्लास प्लेलिस्ट चेक करते हो, वहाँ पर अगर पढ़ा रखे हो या नहीं पढ़ा रखे हैं तो आगे पढ़ा देंगे, अगर पढ़ाया हुआ है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हाफ mv², m क्या हो गया? मास, भी क्या हो गया? वेलोसिटी, स्क्वायर में हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे चलेंगे, सवाल क्या पूछा था? फॉर्मूला, बस सिंपल, तो हाफ mv² किनेटिक का हो जाएगा। आई बात समझ में? और वर्क एनर्जी थ्योरम से आ गया सवाल। ठीक है, कह रहा है, और देखिए यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया, सीटेट 2021 पेपर, सीटेट एसएससी जीडी 2021। ठीक है, सारा का जो है हमने यहाँ पे लिया, बीपीएससी ट्री 2023 का था सवाल। ठीक है, देख रहे हो? अच्छा, अब ये कह रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है, तो इसमें पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्क एनर्जी थ्योरम। भाइयों, जब आपने वर्क पढ़ा होगा, ठीक है, तो किसी वस्तु पे किया गया कार्य उसको डिस्प्लेस्ड करता है कुछ दूरी पर, तो क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है। ठीक है भाइयों, क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहलाता है कि ये कनेक्ट करता है किसको? वर्क एंड किनेटिक एनर्जी को, वर्क एंड किनेटिक एनर्जी को कनेक्ट करता है। और जितना भी टोटल फोर्स आप किसी वस्तु पे लगाते हो वो इक्वल होता है किसके? किनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यानी कि किनेटिक एनर्जी में वह चेंज हो जाता है। जैसे ही आप किसी वस्तु पे अपना फोर्स लगाते हो
तो वो किसके इक्वल होता है, किनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए वी नेट यानी कि वर्क डन का जितना भी आपने फोर्स लगाया नेट, वो चेंज इन किनेटिक एनर्जी, चेंज इन किनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि चेंज इन किनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही कहा गया था कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब ही यानी कि थ्योरम वो क्या कहता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी, यही कह रहा था। ठीक है, एनर्जी में तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सीटेट 2021 पेपर था। अच्छा, अगला सवाल ये देखिए, यहाँ पे आपको जो है फिगर आउट के द्वारा भी बताया गया, ये आगे हम पढ़ाएंगे। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इससे जुड़ा हुआ सवाल है। कह रहा है एक 5 किलोग्राम वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है। भाइयों आइए चलिए देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ये चंपक लाल है, ठीक है, ये चंपक लाल यहाँ पे खड़ा है, हाथ में बॉल लिए है और कुछ यहाँ पे स्टेप सीढ़ियाँ हैं। तो ये जितनी ऊंचाई पर है, क्या ये 1 घंटा ऐसे होल्ड करके रख सकता है? आप अनुमान लगाइए, आप जैसे यहाँ पे खड़ी हो, आप कुछ वस्तु को हाथ में लेकर ऐसे किए करे रखे हो, तो क्या आप कितना देरी तक रख सकते हो इस प्रकार से? और देखिएगा कि यानी कि कुछ घंटों बाद या कुछ मिनटों बाद आपको वो लगेगा कि बहुत ही भारी हो रहा है। किस कारण से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू, क्या हो रहा है, किनेटिक एनर्जी। कहाँ परिवर्तित हो रहा है? ये किनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है m यानी कि बॉल का मास, g क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी दूरी कितनी ऊंचाई पर ये खड़ा है उसका वो भी लग रहा है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है mgh। ठीक है, mgh। आइए दोस्तों, ये कह रहा है कि 5 किलोग्राम यानी कि मास हमारा कितना दिया गया है भाई, 5, जो गिवन है वो लिख देंगे। 10 मीटर की ऊंचाई यानी कि h हमारा 10 मीटर दिया गया है। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, mgh। mgh क्या होता है, यानी कि मास 5 हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इसमें दिया होगा, ठीक है, g का मान लेना पड़ेगा, यानी कि कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 10 ले लिए। अब हाइट कितना है, 10 है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा भाई, 10 के 100, तो हमारा 500। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को, क्यों, एनर्जी भी क्या होता है, ऐसा यूनिट, वर्क का जूल होता है, तो एनर्जी का भी क्या होता है, जूल होता है। तो 500 जूल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है भाई, 500 जूल आ गया यहाँ पे आंसर। अगला सवाल कर रहा है व्हाट इज, अच्छा अगला सवाल जाने से पहले ये पोटेंशियल एनर्जी अगर दिक्कत है समझने में तो यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, हूबहू आपको सवाल भी और इसका डिटेल जो भी है इसी तरह से जहाँ जो ये पढ़ाया गया पीपीटी आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे जुड़ जाइएगा। अगला सवाल, ये पोटेंशियल एनर्जी था। देखिए यहाँ पे ये साइकिल चढ़ा रहा है, हाई पे ये चढ़ा रहा है, यहाँ पे गया, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, इन हो रहा है। फिर यहाँ पे ये गया और ये डायरेक्ट आ गया किसमें आ गया भाई, किनेटिक एनर्जी में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाया। यहाँ पे देखिए हाइट पे ये झूला है, यहाँ से यहाँ सजरा, जैसे आप वाटर स्विमिंग पूल में गए होंगे, ठीक है, वाटर पार्क में, तो ये आपने देख रखे होंगे आई थिंक बहुत ही अच्छे से। चलिए अगला सवाल कह रहा है वर्क डन एट 90 डिग्री। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F फोर्स D डिस्प्लेसमेंट कॉस, जो थीटा का मान यहाँ पे दिया रहेगा वो आपको पुट कर देना है। तो हमारा जो है मान क्या दिया गया था, 90 डिग्री, तो वर्क डन बराबर F क्या है, ओ अच्छा कुछ नहीं है, तो अभी F ऐसे ही रखता हूँ। तो F इंटू D इंटू कॉस 90 के मान क्या होता है भाई, कॉस 90 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करो तो क्या हो जाता है 0, यानी कि हमारा वर्क डन कितना आ गया 0, यानी कि 90 डिग्री पे क्या आ गया 0। अच्छा, कॉस 30 डिग्री रहता, आपको कॉस 30 डिग्री बोल दिया, यानी कि आपको 30 डिग्री पे झुके हुए
और कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, यानी कि वस्तु को 30 डिग्री पे झुक कर ऐसे पुश कर रहे हो, धक्के दे रहे हो, तो वर्क डन कितना लगेगा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो कॉस अगर 30 डिग्री है तो कॉस 30 का मान क्या होता है, जैसे साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। हमारा वर्क डन आ जाएगा FD इंटू √3/2 आ जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, आपको देगा 90 डिग्री, आपको देगा 180 डिग्री, आपको दे सकता है cos 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा करके देगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया तो क्या हो जाएगा 0। ये CGL 2019 Tier 1 GS में पूछ चुका है, ठीक है भाई। अगला सवाल क्या करा है, किस स्थिति में कोई कार्य नहीं होता है, बताओ किस स्थिति में। तो ये जो इमेज यहाँ पे लगा गया था, तो किस स्थिति में कोई कार्य नहीं हो रहा है, जब आप देख रहे हो ये 90 डिग्री पे तब नहीं हो रहा है, जब ये सीधा खड़ा है तब नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो जहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो जहाँ हो रहा है वहाँ पे आपको जो है वर्क डन नहीं मिलेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो वर्क डन नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो कहाँ पे नहीं हो रहा था, पुशेस बॉल यहाँ तो हो रहा था, ये मैन लिफ्ट बैग यहाँ पे नहीं हो रहा था, ये कार मूव्स विथ एक्सेलरेशन चेंज तो हो ही रहा था, थ्रो अप एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है। ये BPSC ट्री 2023 का सवाल है, आंसर आ गया हमारा। कह रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यदि किसी वस्तु की गति दुगनी हो जाती है। चलिए ये मज़ेदार सवाल है, ठीक है। अब ये आपको ½ mv² एक फॉर्मूला रहता है, हमने बताया था। कह रहा है कि आप किसी वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। फॉर्मूला क्या होता है, पहला ½ mv²। अब इसको गतिज ऊर्जा में आ गया कितना 2v²। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4v², यानी कि ये तो इतना दूर ठहरा सेम, जैसे ये इतना दूर तो ठहरा सेम, थोड़ा सा बस, ये इतना दूर तो ठहरा सेम ये, लेकिन ये 4 तो मल्टीप्लाई हो गया ना, यहाँ कुछ नहीं था लेकिन यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कितना आ रहा है 4 गुना। यहाँ पे टिक साल पहले से ही शायद मारा हुआ था, है ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, यही उद्देश्य था। और आशा करता हूँ कि आप लोग ने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। अगर आपको सवाल दे दिया जाए तो आप ऐसे बना दोगे। चलिए अगला सवाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से है। कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान, कितना कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है 5 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पे भी क्या पूछ दिया है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ दिया है, और क्या क्या दिया गया है वो पहले आप नोट कर लोगे। जो जो गिवन दिया है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। तो 2 किलोग्राम यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान हमारा 2 kg आ गया, और हाइट कितना आ गया 5 मीटर आ गया, ठीक है भाइयों। kg शायद kg में है ना, और ये मीटर में है, तो चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए, ये मजेदार सवाल है। तो दोस्तों m क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी सभी को पता है mgh होता है, यानी कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 2 × 5 × 9.8। ये जो पॉइंट है नीचे चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 2 कैंसिल, यानी कि ये 98 जूल आ गया। हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट भी क्या होता है, जूल में होता है। ये सीटेट 2020 का पेपर है, ठीक है। शायद लाइट कम गया, शायद क्या है पूरे कम गया है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और 20 मिनट का वीडियो हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगला सवाल क्या कर रहा है, ये अब आपके आ गया NCERT एग्जाम्पलर क्लास 9 का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। कह रहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। क्या बढ़ती है या फिर घटती है या स्थिर रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है, बताइए बात दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये कह रहा है
जब कोई वस्तु पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? क्या वह स्थिर रहेगी? तो यहाँ पे ऊर्जा की बात की गई है ना, टोटल एनर्जी। तो ऊपर से छोड़िएगा तो कोई चीज़ थोड़ा सा, ये तो पहले बढ़ती है फिर घटती है, होगा नहीं, स्थिर रहती है नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन स्थिर रह सकता है, घटती है नहीं, इंक्रीज बढ़ती है उसकी कुल ऊर्जा। अच्छा, टोटल एनर्जी जितना रहेगा उतना ही रहेगा ना भाई। स्पीड की बात अगर करता टुवार्ड्स अर्थ, ठीक है, अगर स्पीड की बात करता तो वो घटती बढ़ती, लेकिन वहाँ पे कुल ऊर्जा की बात की गई है, टोटल एनर्जी की बात कर दी गई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है दोस्तों? स्थिर रहती है, ठीक है। कूल एनर्जी आपको स्थिर रहेगी। अब करा पोटेंशियल एनर्जी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 चैप्टर 11। एक कार समतल सड़क पर गति बढ़ाती है। चलिए कोई कार है, जैसे उसमें ये चिंटू लाल बैठा हुआ है, ये कार है। अच्छा, ये कार कैसे हो सकता है भाई? कार नहीं है तो कार भी बनाना नहीं आ रहा क्या? कोई बात नहीं, चलिए ये कार है, ठीक है, इसमें चिंटू लाल बैठा हुआ है। कह रहा है कि सड़क पर गति बढ़ाती है जिससे उसकी गति 4 गुनी हो जाती है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? तो देखिए, कार की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, कार की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा की गणना क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी mgh, यानी कि ग्रेविटेशनल हाइट। हाइट इसमें है, कार में नहीं है, द्वारा जहाँ द्रव्यमान ग्रेविटेशनल के कारण त्वरण है, और h ऊंचाई है। चूंकि कार क्या है? समतल सड़क पे चल रहा है, और इसलिए इसमें ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसलिए स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहती है, भले ही वेग बदल जाए। यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा इसका चेंज नहीं होगा। वेग में परिवर्तन गतिज ऊर्जा को प्रभावित करता है, यानी कि वेलोसिटी जितना आप स्पीड बढ़ाओगे वो किसको प्रभावित करता है? तो गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी को प्रभावित करता है, स्थितिज ऊर्जा को नहीं। तो यहाँ हमें क्या कहा गया है कि एक कार समतल सड़क पे गति बढ़ाती है जिसकी गति 4 गुना आ जाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी? और बताओ, तो 2 गुनी बढ़ाई, 4 गुना बढ़ाया तो 4 गुना ही हो जाती है, ठीक है। अरे भाई, हम क्या बोल रहा हूँ, स्थितिज ऊर्जा चेंज नहीं होती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा चेंज नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। अगर यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाए तो हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना था, और मैंने गलती से क्या क्या बता दिया आंसर, सॉरी इसके लिए। चलिए अगला सवाल कह रहा है, वर्क डन बाय मैं, अच्छा 22 मिनट का हो गया ना वीडियो भाई, थोड़ा सा 2 सवाल है ना, ये कर लेते हैं, ठीक है। उसको छोड़ दिए। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहती है? बताओ। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, देखिए इस तरह से घूमता है, ठीक है, ये पृथ्वी है, सूर्य के इस तरह से इलिप्स हो रहा है, घूम रहा है, तो कह रहा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहती है? तो ये जो होता है मैक्सिमम किसके पास होता है? आप पेहेलियन के पास, यानी कि जब सूर्य से दूर रहेगा तो वहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा। अच्छा, जैसे आप रस्सी बांध के देखिए, ऐसे घुमाइए, यहाँ पे कुछ ईंट बांध दीजिए, टुकड़ा पत्थर को आप ऐसे ऐसे करके सर्किल करके ऐसे ऐसे घुमाइए, कहाँ पे ज़्यादा आपको देखिएगा अथी, यानी कि यहाँ पे जब दूर, इससे दूर रहता है वहाँ पे ज़्यादा ना अथी चलता है भाई, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अपेहेलियन, तो परिहेलियन, अपेहेलियन कहाँ होगा? यानी कि दूर, अपरिहेलियन यानी सूर्य निकट, तो ये क्या हो जाएगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा अनियमित रूप से बदलती रहती है, ठीक है भाई, यानी कि ये तो दोनों हो सकता है, बोथ। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी, प्रेहेलियन पर अधिकतम होता है, प्रेहेलियन पे सबसे अधिक होता है। तो पूछा क्या गया था? तो गतिज ऊर्जा चारों कक्षा, तो उसकी गतिज ऊर्जा, हाँ, तो प्रेहेलियन पे अधिकतम होगा तो प्रेहेलियन, अच्छा यहाँ पे मिनिमम देना चाहिए था ना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिनिमम देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे सी हमारा मैक्सिमम प्रेहेलियन पे होगा, यहाँ पे मिनिमम देना चाहिए था, ये हमसे गलती हो गया। चलिए, ये बॉडी मूव्स अनडायरेक्शनली अंडर कांस्टेंट पावर, इट्स काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है एक वस्तु स्थिर
शक्ति के तहत एक दिशा में चलती है उसकी गतिज ऊर्जा समय ग्राफ पे क्या होगा। तो भाइयों जब कोई पिंड स्थिर शक्ति के एक रूप में चलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होता है रैखिक रूप से क्या होता है, बढ़ता है। रैखिक रूप से क्या होता है, तो बढ़ता है, तो वो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया था सवाल, ये डिटेल से आपको यहाँ पे बताया गया है। कह रहा है 10 न्यूटन बल किसी वस्तु के 2 मीटर, अच्छा ये तो पढ़ा ही दिए थे ना कितना, अच्छा ये HW है। चलिए आप करके आइए, अगर वीडियो आपने देखा हो तो HW जरूर कर दीजिएगा और एग्जाम कमेंट में आप लोग जो है जरूर बताइए। तो 25 मिनट का वीडियो हो गया, 5 मिनट ज़्यादा हो गया, इसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।